दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एपी सर आज आपके सामने जो पेपर अभी आयोजित किया गया एलडीए यूडीए का, जिसे लोअर पीसीएस के नाम से भी जाना जाता है, उसकी आंसर की का डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके जो लेखपाल होने जा रहा या यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम लेने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर पहले का सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। उसके बाद कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। चारों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन। तो कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सीधे आंसर हम इसमें बता रहे हैं। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्र परिषद पाई गई थी। तो इसका आंसर शिवाजी हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान मंत्र परिषद पाई जाती थी। इसी को हमने शॉर्टकट में आपको याद करवाया था। पास में सेसो नेशनल पार्क, ये सारे के सारे इसमें आ गए हैं। यानी 8 व्यक्तियों विद्वानों को मिला करके मंत्र परिषद का गठन किया गया था। तो ये शिवाजी हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अंतिम अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये 1829 का कौन? लाहौर अधिवेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध हुए हैं, इनमें बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुई, सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान मराठा, यही आपका हम गलत है। तो ये वाला सेकंड वाला गलत है, बाकी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? क्योंकि चौरा चौरी यानी ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट, चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ, ये आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाता, राष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत लेता है। और इसको भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिनमें 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो 52 संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में ऐड किया गया। और उसके बाद 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है 73वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया, और इसमें 29 विषय रखा गया है। जबकि 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया, और 18 विषय रखे गए जो शहरी शासन से संबंधित है। तो सारी अनुसूचियां हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना प्रियम्बल, जो पहला ऑप्शन सही है आमुख, इसी को प्रस्तावना कहा जाता है। अगला, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल होना चाहिए। और राज्यसभा का पूछता तो कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। विधान परिषद का भी 30 साल, लोकसभा और विधानसभा दोनों का 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 साल एज होनी चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई भारत में? तो ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार को अपनाया गया है। जबकि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये है 18 से
अधिक आयु के सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत ये भी है। सबसे छोटा नहीं, सबसे लंबा विस्तृत लिखित संविधान है, तो ये डी वाला इसकी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था, उसके प्रधानमंत्री सरदार जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ये सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया? तो आर्टिकल ये 243 के अंतर्गत पंचायतों को एज ए थर्ड इकाई तीसरे अंग के रूप में सरकार के दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो ये देहरादून में है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का समय, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। अगला बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार यानी बंदी प्रत्यक्षी 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? 32 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी किए जाते। तो इस प्रकार यहाँ मौलिक अधिकार वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी में नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये इधर से भागीरथी और ये अलकनंदा आकर के ये देवप्रयाग में क्या करती है, यानी मिल करके देवप्रयाग में ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर देवप्रयाग हो जाएगा। अगला, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर ये कर्नाटक में है। नागरहोल भी यहीं कर्नाटक में है। तो इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो सबको पता जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन ये आपकी प्रदूषक नहीं, बाकी वायु प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? बिल्कुल पता है, यूनिवर्सल डोनर की बात हो रही है, तो ये ओ हो जाएगा। लेकिन सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछता तब इसका आंसर ए भी हो जाता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी पूछ रहा? तो ये आरबीआई हो जाएगी, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कौन एक कमीशन 1926 में बना था, हिल्टन यंग कमीशन। उस हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी आरबीआई एक्ट, लेकिन ध्यान रखिएगा 1934 का है। अगला, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता? तो ये पुंकेसर होता। तो इसका आंसर स्टामेन यानी पुंकेसर हो जाएगा। त्वचा का सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसी को अधिचर्म या इसी को एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। धातुएं विद्युत की सुचालक होती क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? भारत गौरव योजना है और ये काफ़ी चर्चा में भी रही है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की? कई लोगों को लगा होगा कि यहाँ छात्रों के लिए बात हो रही है, उच्च विद्यालयों में ये शिक्षा मंत्रालय होगा, लेकिन जिन लोगों ने पेपर सॉल्व किया उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि ये स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। पहला ऑप्शन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया? टोटल लिटरेसी कैंपेन को लॉन्च किसके द्वारा भारत में शुरू किया गया? तो केरला, इसमें ऐसे मामलों में केरला सबसे पहले रहता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये बनारस में किया गया है। अगला, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया? तो ये पृथ्वी 2 का सक्सेसफुली यानी परीक्षण किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? तो ये यूएसए का है, ध्यान रखिएगा। अगला, जगत गुरु
रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है, तो इसका आंसर चित्रकूट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया? तो जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सभी रूरल डेवलपमेंट के लिए ही शुरू किए गए हैं। 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर अशोक दलवई कमेटी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? ए, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, जिसे पूरा PURA के नाम से जाना जाता, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सुविधाएं प्रदान करना। अगला, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच की चोरियों के लिए जाना जाता, तो कांच की चोरियाँ, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ये मैथ का यहाँ आ गया, तो इसको हल कर लीजिए। तो ये 5 4 9 2 11 ये हो गया, लेकिन ये आपका 7 7 और 1/3 है, तो इनको सीधे ऐड नहीं कर देना कि 1 2 3 बना दीजिए, गलत हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपका 21 आएगा, तो 3 3 6 इधर बन जाएगा, 3 7 7 6 13, यानी ये वाला सही हो जाएगा, 11 सही, 13/21 इसका। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो ये कथक हो जाएगा, कथक, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो इसका गेहूँ, चना, मटर, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें मक्का और यहाँ पर कपास, ये ऑप्शन इसको चौपट कर रहे हैं क्योंकि खरीफ की फसलें हैं। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर मेरठ हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, मेरठ में स्थित है। तो ये आपके सवाल थे, हमने 43 सवाल यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। बाकी के जो सवाल हैं उसको सेकंड पार्ट में आपको डिस्कस करा दिए जाएंगे। हिंदी के सवाल भी बिल्कुल आसान पूछे गए हैं। अगर हिंदी का देखना है तो आप इसमें हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए कि एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है, तो विषय अभिवादन से पहले, जैसे आप इसमें लिखते हो, यहाँ विषय डालते हो, पत्र लिखते हो विषय, हाँ, और विषय ये अभिवादन के जो विषय लिखने के बाद यहाँ महोदय या श्रीमान, फिर यहाँ से बात शुरू होती है, तो ये अभिवादन के जस्ट पहले लिखा जाता है, अभिवादन के पहले। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान या ये करना हो तो इसके लिए क्या किया जाता है? कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, मिनट्स, रिजोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसमें छुट्टी का अनुदान की बात हो रही है, तो इसका सरकार के द्वारा ऑफिस आर्डर आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कार्यालय, आदेश के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन क्या है? तो इसके लिए जो अभिवादन प्रयोग किया जाता है, सर, मैडम, यानी सर, मैडम, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका प्रयोग किया जाता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। अगला, निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? प्रहार किया जाता है, सर्प डसता है, वचन दिए जाते हैं, कुंडली मारी जाती है, यानी ये आपका इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो सी इसका सही जवाब। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, नमक मिर्च लगाना, इसका बी आंसर हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे, कहावत का अर्थ क्या है? हमेशा एक सा स्थिति में रहने वाला, सदा एक समान रहना। जिसने ऋण चुका दिया हो उसी को क्या कहा जाता है? उऋण कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तूने कहाँ जाना नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है, ये होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यहाँ अनेकों गलती, अनेक नाम है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। उसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, उड़ गए हो जाएंगे, क्योंकि प्राण बहुवचन होता है, तो इसका यानी सही सेंटेंस ये सी वाला हो जाएगा, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। निम्नलिखित में से दीन, दिन शब्द का श्रुत सम, यानी दिन, दीन एक जैसे लग रहे हैं। दीन माने गरीब और दिन माने यानी दिन होता है। अगला, निरक्षर का विलोम साक्षर हो जाएगा। निरक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये लोचन हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
सत्यार्थी, सत्यधन अर्थी, सत्यधन अर्थी इसका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि इसमें है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही यानी हिंदी अनुवाद इसमें करना है जो दिया गया है। यानी करेक्टेड माने संशोधित की हुई, कॉपी माने प्रति, इज पुट फॉर सिग्नेचर हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला, अनुवाद फिर इसमें पूछा गया है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे, यानी इसके लिए विज्ञापन, यहाँ संडे, मंडे पूछ रहा, मंडे का मतलब होता है सोमवार, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया, सोमवार को जारी है नहीं, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। इज रिलीज्ड लिखा है तो जारी किया गया, इसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कृपाण और कृपाण शब्दों के अर्थ क्या हैं, तो कृपाण माने कंजूस होता है और कृपाण माने तलवार या कटार होता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, अनुवाद फिर करना है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ यानी माइंड लगा है तो माइंड माने मन होता, स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ मन, लिव्स इन हेल्दी बॉडी स्वस्थ शरीर में रहता, ये होगा स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, क्योंकि इसमें स्वस्थ शरीर में इन लगा तो ये आपका हो जाएगा। फिर अनुवाद पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन का क्या होता, प्रमाणीकरण होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर अनुवाद पूछ रहा, इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन माने होता अधिसूचना, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा कि यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है, तो ये सही होगा। फिर इसमें पूछा कि आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइजनेस एंड क्लियरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो इसका जो ये ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही इसका दिया हुआ है। अगला फिर पूछा है कि वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं, दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, दे आर रिटन टू कीप, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दे आर रिटन टू कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है, करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इसका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, फिर आपका अंग्रेजी अनुवाद पूछ रहा है, पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है, करेस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कस्टमर, सी वाला इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही यानी अंग्रेजी अनुवाद करना है, पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है, करस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी इसका भी सी वाला बिल्कुल सही इसका ट्रांसलेशन होगा। अगला, फिर यहाँ एक पैसेज दिया है, तो पैसेज आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, इसको हम इसमें बता भी नहीं रहे हैं क्योंकि पैसेज आपका दोबारा आएगा भी नहीं, तो ये आपका पैसेज वाला, पैसेज के कितने क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपका पैसेज के हैं 85 से लेकर 89 क्वेश्चन, तो ये 87 हो गया, 88 हो गया और आपका 89 हो गया। 89 के बाद ये 90 के बाद दूसरा पैसेज दिया गया, 90 से 94 ये दूसरे पैसेज के क्वेश्चन हैं, 94 तक हैं, तो ये 94 तक ये आपका पैसेज दूसरे पैसेज के हो गए। इसके बाद डीओ की फुल फॉर्म होती डेमी, यानी अर्ध सरकारी जो पत्र होता है उसी को डीओ कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र यानी डीओ इसी को कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में अपना शब्द यूज किया जाता है, भवदी, ये तो सरकारी में होता है, लेकिन इसमें अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं अपना, प्रिय, ये ट्रूली, ये शब्द आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अगला, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है, तो जब ऑफिस मेमोरेंडम लिखा जाता है तो प्रिय महोदय ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, तो इसका
डियर सर, डियर मैडम, ये इसमें यूज कर सकते हैं। अगला, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता, यानी कोई भी, तो ये अधिसूचना, सरकार के निर्णयों को अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाता है। इसके बाद विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार होता है, तो ये इसमें कौन जिम्मेदार होता, तो इसका विदेश मंत्रालय जिम्मेदार होता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा फुल फॉर्म ऑफ CS मॉप की पूछ रहा, तो इसका सिविल सर्विसेज मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, सिविल सर्विसेज मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रैक्टिसेज, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रैक्टिसेज। सिस यानी CSMOP की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये 100 क्वेश्चन टोटल थे, तो बीच के अभी मैथ और कुछ क्वेश्चन बाकी बचे हैं, तो उसको हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, इससे बहुत सारा हेल्प आपको लेखपाल की परीक्षा में मिलने वाला है। तो कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन बचे, मैथ के बचे हैं, उनको हम पार्ट 2 के वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए वीडियो। धन्यवाद।